Class 10th we'll start with the new chapter electrolysis, and this electrolysis is a process in which you see that the chemical compounds go for decomposition, and you should understand that the chemical compound whatever you are using, it should be in aqueous condition or a fused state or the molten state, and it can only be decomposed by passing of direct electric current. So this is the case of electrolysis. Once again I am telling you that electrolysis is the decomposition of a chemical compound, that is the electrolyte, in an aqueous or a fused molten state by the passage of direct electric current, results in discharging of ions as a neutral atoms at the respective electrodes. This process is known as electrolysis. I think this is not clear to you, but still let's focus on it. हम इलेक्ट्रोलिसिस को अच्छी तरह से देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन. एक्चुअली जो वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट अप हो जाता है. ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स क्या हैं, एक है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा है आपका लिसिस. ठीक है, ये दो पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड में. इलेक्ट्रो वर्ड से ही आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट कर रहा है, या फ्लो ऑफ आप इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो. भाई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जब पास होती है एक जगह से दूसरी जगह तो हमेशा उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, लिसिस का मतलब होता है पर्टेनिंग टू. ये वर्ड जो है वो स्प्लिट करा गया, इन दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया. और हम अगर इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देखें तो बहुत अच्छी चीज़ होती है जो मैंने अभी बात कही कि डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इन एन एक्वस और अ फ्यूज स्टेट बाय पासिंग ऑफ अ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट रिजल्टिंग इन द डिस्चार्ज ऑफ आयंस एज अ न्यूट्रल एटम एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, ये सेम डेफिनेशन आपको अपनी बुक जो विराफ है उसमें मिल जाएगी. और जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन में ये बात बोली जा रही है कंपाउंड का डिकम्पोजिशन जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई कंपाउंड यूज़ करते हैं, हमने सपोज़ करा, हम एग्जांपल ले रहे हैं NaCl. ठीक है, सोडियम क्लोराइड बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है. और ये जो है ये एक केमिकल कंपाउंड है ना, केमिकल कंपाउंड है. और केमिकल कंपाउंड क्या है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करनी है हमें. हम ये सब वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी हमें अपनी डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि हमने केमिकल कंपाउंड लिया जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट था. ठीक, और उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी आप केमिकल कंपाउंड लोगे जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट कर रहा है, या तो वो एक्वस कंडीशन में आप उसको पानी में डिजोल्व, NaCl आपने घर में देखा वाटर में डिजोल्व कर लेंगे तो एक्वस कंडीशन हो जाए, या फ्यूज स्टेट पे हो जाए, मतलब मोल्टन स्टेट पे हो जाए, उसको मेल्ट कर लो तो वो मेल्ट हो जाए तो मोल्टन स्टेट हो जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे NaCl जो हम ले रहे हैं वो एक्वस कंडीशन में ले रहे हैं, आपने पानी में डिजोल्व कर दिया. अब ये केमिकल कंपाउंड कहा जा रहा है डेफिनेशन के बेसिस पे, जो भी आप केमिकल कंपाउंड लोगे अगर वो एक इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से उसको या तो आप पानी में घोल लीजिए या फिर उसको आप मेल्ट कर दीजिए, मोल्टन स्टेट पे आ जाए. ये उसके बाद जब ऐसी कंडीशन आपको मिल जाती है उस इलेक्ट्रोलाइट की, तब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दीजिए. हम इसमें बिजली लिख नहीं रहे, लेकिन हमने क्या करा है, इलेक्ट्रिक करंट को डायरेक्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दिया गया. ठीक है, तो वो देखा गया जब इस कंपाउंड में जो एक्वस कंडीशन में था उसमें आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, डायरेक्ट करंट सप्लाई करोगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो कंपाउंड हो जाएगा ये डिकम्पोज हो जाएगा. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो ये टूट जाएगा और अपने रिस्पेक्टिव आयंस में दे देगा. NaCl का आयन क्या मिलेगा, Na+ आयंस एंड Cl आयंस. ये दो आपको आयंस मिल जाएंगे. Na पॉजिटिव है तो ये क्या है आपका कैटाइन है, Cl नेगेटिव है तो ये क्या है आपका एनायन है. ये चीज़ आपको ध्यान देनी. अब डेफिनेशन के बेसिस पे ये कहा गया है कि ये जो आपके आयंस हैं, ठीक है, ये मूव करेंगे आपके इलेक्ट्रोड्स में. अभी हम एक जनरल आइडिया दे रहे हैं, हम ये सब वर्ड्स को सीखेंगे, क्या इलेक्ट्रोलाइट है, कौन इलेक्ट्रोड्स हैं. तो ये क्या हो जाता है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं. जैसे कि ये पॉजिटिव है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होती हैं, कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड होती हैं हमारे पास, दो वो हैं. एक हमारे पास है कैथोड और एक होता है हमारे पास एनोड. कैथोड जो होती है वो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है. ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है. और एनोड जो होती है वो हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है. इसमें केस ये होता है जो भी आपके आयंस आपको मिलेंगे वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स, ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं. जैसे ये पॉजिटिव है कैटाइन तो ये कहाँ जाएगा, ये कैथोड के पास जाएगा. ठीक है, और Cl- ये एनाइन है
ये कहाँ जाएगा, एनोड की तरफ माइग्रेट कर जाएगा। अभी हम डिटेलिंग में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ एक जनरल आइडिया दे रहे हैं क्योंकि हम इसको और अच्छी तरह से देखेंगे। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैथोड की तरफ, एट कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो सोडियम आयन जो है वो यहाँ जाएगा। तो क्या होगा, जब Na+ आयन इसके पास आएगा, ये प्लस है, पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो इस पर एक आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स ये लेके अपना ये रिस्पेक्टिव एटम बना लेगा। ये आयन था, यहाँ कैटाइन है, और जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो जितना चार्ज चढ़ा होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज है यानी कम है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से वो एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा एटम होगा, ये न्यूट्रल एटम होगा। ठीक, हम और बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एट एनोड। कैथोड तो देख लिया, एनोड पे कौन माइग्रेट करेगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और आपका Cl आयन मूव करेगा, Cl नेगेटिव, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स ने उतने आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप एक माइनस इसमें से कर दीजिए तो ये Cl न्यूट्रल एटम बना देगा। ये कंडीशन होती है, आप ये रिएक्शन किसी के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो मैंने तुम्हें उसमें ही पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग में, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस होता है, तो वो कंडीशन रिएक्शन कैसी होती है, रिडक्शन की होती है। तो ये रिएक्शन जो ऊपर वाला जो कैथोड पे क्या चल रहा है आपका, रिडक्शन, और एनोड पे क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन है आपका, ऑक्सीडेशन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आपने देखा रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। अब देखो एक ही जगह पर इलेक्ट्रोलिसिस में रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस में ये बात ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ओवरऑल जो केमिकल चेंज हो रहा है वो बेसिकली किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, बोथ आर टेकिंग प्लेस ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस। तो इस तरह के रिएक्शन जब दोनों चीज़ें चलती हैं तो हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लास 9th में आपने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन करें। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा याद रखना है रिडॉक्स रिएक्शन होती है, क्योंकि उसमें कैथोड में क्या चल रहा है आपका, रिडक्शन का रिएक्शन, एनोड पे क्या चल रहा है आपका, ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोलिसिस में ओवरऑल क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। अब हम जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम डिटेलिंग पढ़ेंगे, तब हम आगे इलेक्ट्रोलिसिस में जाएंगे। नाउ द टर्म केम्स इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हमने पढ़ा था ना, सोडियम क्लोराइड का केस था, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसका दूसरा भी पहलू होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, कंडक्ट कर सके। ठीक है, और उनमें केमिकल डिकम्पोजिशन भी हो सके जब आप करंट पास कर रहे हो। तो ये वो कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड, ध्यान देने वाली बात है, कोई भी कंपाउंड, अगर आप कोई भी केमिकल कंपाउंड यूज़ कर रहे थे, अगर वो आप उसको फ्यूज़ कंडीशन में ले लीजिए, एक्वस कंडीशन में ले लीजिए, और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करिए तो वो आपको रिस्पेक्टिव आयंस दे देते हैं। ठीक है, आपको आयंस मिल जाते हैं, यानी उस केमिकल कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो जाता है। वो केमिकल कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, है ना। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन अ फ्यूज्ड और इन अ एक्वस सोल्यूशन स्टेट। ठीक है, अब NaCl जो सॉलिड, अगर आप सोचें उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप पास करें तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, तो लेकिन अगर आप वही NaCl को आप वाटर में डिज़ोल्व कर लें या फिर आप उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लें, तब वो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और तब वो आपको रिस्पेक्टिव आयंस दे देगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान देखने की बात है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में बुक्स में डेफिनेशन दी रखी है, हमारे आपको एग्जाम्पल से बताया रखा है। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप सोचेंगे मैम बार बार एक ही बना रही है, तो आप जैसे KOH है, ठीक है, ये एक्वस कंडीशन में आपने दिया रखा है, तो ये K+ आयंस प्लस OH है। मतलब पहले आप ये समझ लीजिएगा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये पोर्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये रिस्पेक्टिव आयंस में अपना दे देगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देनी है, इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उन सबको आप इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं यू कैन यूज़ देम एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ व्हाट डज दे कंटेन्स। ठीक है, इनके पास थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं
कि आपके पास क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट में तो यहाँ पे हमने कहा आयनिक कंपाउंड। अब आप कहेंगे आयनिक कंपाउंड है तो उन ये लोग ये चीज़ ध्यान रखना, कौन इलेक्ट्रोलाइट बना सकता है, आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। दूसरी चीज़ पार्टिकल्स इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ देखो ऊपर NaCl या KOH में आप देखिए कौन से पार्टिकल्स, ये क्या हैं, भले कैटायन एनायन है लेकिन है तो ये आयंस। यहाँ पे भी सारे आयंस ही मिल रहे हैं आपको। अगर आप आयनिक कंपाउंड्स लेंगे वर्ड ही में छुपा हुआ है ION, इसीलिए बिल्कुल मत घबराइएगा। आयनिक कंपाउंड्स हैं तो पार्टिकल्स क्या मिलेंगे आपको, आयंस मिलेंगे, क्योंकि नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट है ना दो तरीके की होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग होंगे ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस भी होते हैं, खाली आयंस, आयंस ओनली। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक है, यानी आपके पास आयंस ही मिले, और दूसरी कंडीशन हो जाती है आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों मिल सकते हैं। हम दोनों कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे। अब जो मैंने बात आपसे कही थी, इलेक्ट्रोलाइट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा रखा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो ये सब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So these two things we will try to understand that what does they means, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहे हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम इन दोनों ही टर्म से कोरिलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान देने वाली बातें हैं। Now the strong electrolytes, these electrolytes allows large amount of electricity to flow through them and they acts as a very good conductor of electricity। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, कि ये आपका जो करंट फ्लो इसमें जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट का होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं लोग। और इनके केस में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिसिटी तभी पास होगी, हमेशा याद रखना है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में, जब वो फ्यूज़ कंडीशन में हो या फिर एक्वस कंडीशन। अगर वो सॉलिड स्टेट में है, अगर NaCl का टीचर आपको सॉलिड आगे लिख के दे दे तो आप उसका आंसर नो ही लिखेंगे, क्योंकि सॉलिड NaCl या सॉलिड में से कोई भी कंपाउंड होगा वो आपको ये नहीं फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में याद रखना है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड हो जाता है। ठीक है, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। पार्टिकल्स इसमें जो हैं वो आयंस ही मिलते हैं, जो हमारा पहला केस है कि हमें पार्टिकल्स कैसे मिलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, आयंस मिलेंगे और ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाती है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल्स हम क्या रखें, क्योंकि मेन तुम्हारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इसमें कौन से एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक ध्यान दे देना, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, कुछ भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें काफ़ी एग्जाम्पल्स होते हैं। पहली चीज़ तो हमें ध्यान देना है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमने अभी देखी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हो जाता है, ये कम्प्लीटली ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। ठीक है, और अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था कि इसमें आप जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे या स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे, ये सब इसमें अप्लाइड होंगे। एग्जांपल ये याद रखना, एग्जांपल में जनरली ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर अप्लाइड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन होते हैं, HCl हो गया, लेकिन डाइल्यूट लेना, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, HI हो गया, HBr हो गया, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं लेकिन डाइल्यूट कंडीशंस में। बेसिस आप ले लीजिए स्ट्रॉन्ग वाले, NaOH है, KOH है, ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। अब थर्ड बात होती है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो अब बहुत ध्यान से देखो, मैंने बात की सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स जितने हैं, जैसे NaCl, अभी हमने एग्जाम्पल लिया। अगर इसमें एसिड देखो कौन सा है, इसको देखो थोड़ा ध्यान से बेटा समझना। आपको जो भी सॉल्ट दिया रखा है ये एक बेस और एक एसिड से बना हुआ है ना, ये फॉर्मूले से तो ऐसे ही दिख रहा है,
तो ये NaOH से बना हुआ है HCl। HCl अभी आपने क्या पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये एक एग्जांपल हो गया। KCl आप अप्लाई कर सकते हैं, आप है ना Na2SO4 अप्लाई कर सकते हैं, आप NaNO3 अप्लाई कर सकते हैं, CuCl2 अप्लाई कर सकते हैं। देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट राइटिंग ऑल द एग्जाम्पल्स बिकॉज ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर रिटन इन योर बुक्स। तो एक बॉक्स फॉर्म में दिया रखा होगा, वो सब याद कर लेना। तो मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप समझ चुके हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आ जाइए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल अमाउंट में पास करते हैं, यानी देखा जाए तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और पार्शियली डिसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अब मैं फिर बात करूँ, मैं सिर्फ टर्म्स लिख रही हूँ, डेफिनेशंस या पूरा पैराग्राफ आपकी बुक्स में है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पार्शियली डिसोसिएटेड इन फ्यूज्ड और एक्वस सोल्यूशन स्टेट। ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं इनके पास, जो हमारे पास ऊपर वाले थे कि आयंस होते हैं इसमें एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि देखो वीकली डिसोसिएटेड है या पार्शियली डिसोसिएटेड है तो आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दोनों इसमें होते हैं। मॉलिक्यूल्स आप क्या कह सकते हैं, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स आते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, जितने भी वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे वो सब अप्लाइड होंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वीक एसिड या वीक बेस या सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, ये सब एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दे के रखना है तुम्हें कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे। दीज आर सर्टन एग्जाम। एसिड में कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। सॉल्ट्स, अब देखो इसको फिर देखो, सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम फॉर्मेट है, पोटेशियम फॉर्मेट है। ये सारे एग्जाम्पल। अब देखो जो एक देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने K2CO3 देख लिया। ठीक है, ये ऐसा सॉल्ट है जो कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड से बना है, लेकिन आपको इन दोनों को देख के समझना चाहिए क्या मौजूद है। ये देखो इसमें KOH है और ये क्या है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो वीक एसिड हो गया ना, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, अगर आप इसको आप किसी और चीज़ को देखिए, HCO के, ये आपको क्योंकि नया दिखेगा, देखो K है यहाँ पे यानी KOH होगा और यहाँ पे फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान दे के चलना है कि सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स में वो जो है वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेड इज़ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक वेसल भी कहते हैं इसे। इसमें ये वो डिवाइस होती है जिसके अंदर आप इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसको वोल्टामीटर भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, या तो ये कह दीजिए कैरिड आउट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। भाई इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस है तो कोई बर्तन तो लेना ही पड़ेगा ना जिसमें करेंगे आप, तो वो जो ऑपरेटर्स हो गए, डिवाइस है, उस चीज़ को आपने क्या कह दिया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। या इसको हम वोल्टामीटर भी कहते हैं। ये फिज़िक्स लैब में आपको वोल्टामीटर दिख जाएगा। विच, अब इसके अंदर होगा क्या, कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स कह लो पहले, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जो क्या क्या होंगे आपके, या तो कैथोड होगा, अभी आप पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं, या फिर एनोड होगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, इन द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान से देखिए, आपके पास एक कंटेनर हुआ, उस कंटेनर में आपने जो वेसल था या जो आपका डिवाइस था जिसमें आपने इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस करी, उसको आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह दिया। ठीक है, इसको वोल्टामीटर भी कहते हैं। उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड्स आपने देखे थे ना, कैथोड एनोड। अब यहाँ पे एक नया नाम आ रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन काय का बना, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट चूज़ करा हो आपने या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने चूज़ करा हो, वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन।